हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते होंगे अच्छे होंगे। मैं नरेंद्र सर। आज 12th केमिस्ट्री के 11 चैप्टर को हम पढ़ रहे थे एल्डिहाइड एवं कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ओके, क्या पढ़ रहे थे? एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें से हम लोगों ने पढ़ लिया था एल्डिहाइड एवं कीटोन। क्या पढ़ लिए थे? एल्डिहाइड एवं कीटोन, जिसमें से आपका इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन था, रिएक्शंस बताए गए थे। एल्डिहाइड कीटोन में आपको रिएक्शंस बता दिया गया था कौन कौन मेन इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज इस वीडियो में देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, कैसे बनता है, कहां से प्राप्त किया जाता है, इसके गुण। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को। कार्बोक्सिलिक अम्ल स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना स्टूडेंट। आइए स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ओके, चलिए देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक, क्या होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल? कार्बनिक यौगिकों में जिनमें कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह पाया जाता है, मतलब COOH, ये एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। ठीक, जिस भी यौगिक में ये पाया जाएगा उसे क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। इनमें कार्बन अपनी उच्चतम या उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित होता है। कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह कार्बोनिल, ये देखिएगा, कार्बोनिल व हाइड्रॉक्सिल समूह से संयोग करके बनता है। क्या होता है इसमें भी? जैसे चैप्टर का नेम एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोनिल क्या है? ये सब में पाया जाता है। क्या होता है? कॉमन है। ये एल्डिहाइड में भी है, कीटोन में भी है और कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी है। ठीक, तो कार्बोनिल क्या होता है? कार्बोनिल समूह में जब OH समूह लग जाता है एक, तो उसी को कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। ओके, क्लियर हुआ? जब कार्बोनिल में एक OH और ऐड किया जाता है तो क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। चलिए देखते हैं इसको हम आगे। नेक्स्ट एक चीज और है, कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH क्रियात्मक समूह होता है। ठीक, आगे देखिएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण। ठीक, देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे पाया जाता है, इसका नाम कैसे पड़ा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है ये है लैटिन भाषा का जो फॉर्मिका होता है, लाल चींटियों के फार्मिक अम्ल लाल चींटियों में पाया जाता है। ठीक, तो लाल चींटियों में जो पाया जाता है फार्मिक अम्ल, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया था। ठीक, फॉर्मिका जिसका मतलब होता है क्या? फॉर्मिका का मतलब ही होता है एसिड। ओके, तो क्या होता है लाल चींटियों में ये पाया जाता है, उसके आधार पर इसका नाम रख दिया गया था। ठीक, और एसिटम जो सिरके में पाया जाता है। ठीक, जो सिरके में एसिटम होता है, लैटिन भाषा सिरके में एसिटम जिसका नाम होता है क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आएगा तो देख लीजिएगा एक बार, क्लियर है? आगे देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण। COOH समूह की संख्या के आधार पर, मेन क्या है, यौगिकों में उपस्थित कार्बोक्सिलिक अम्ल की संख्या के आधार पर इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 1, 2, 3। COOH की संख्या के आधार पर, मतलब एक COOH मोनो, अगर दो COOH रहेगा तो डाई, अगर 3 रहेगा तो ट्राई। ओके, मोनो, डाई एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनो, डाई एंड ट्राई। COOH संख्या के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, पहला क्या हो जाता है? मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या हो जाएगा? मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये देखिएगा, ये मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक, ये डाई है और ये ट्राई है, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ओके, क्लियर है? तो 3 प्रकार से कंफर्म हो गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट
मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, नंबर 1 क्या है? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, वे अम्ल जिनमें केवल एक कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2nO2 होता है। ठीक, क्या होता है? ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये इन्हें एक क्षारकीय अम्ल भी कहते हैं, मोनोबेसिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोबेसिक एसिड भी कहते हैं। जैसे RCH2COOH, ठीक, या RCOOH, ये क्या हो जाएगा? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक COOH पाया जाता है। ठीक, क्लियर है? एक यदि COOH पाया जाए जिस यौगिक में, उसे मान लीजिए क्या कहा जाएगा? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। ओके, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है? दूसरा डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, दो कार्बोक्सिलिक समूह रखने वाले यौगिक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहे जाते हैं। यदि किसी भी यौगिक में दो कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह पाया जाए तो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। जैसे इसे द्विक्षारकीय अम्ल भी कहते हैं, COOH एंड COOH, इसे बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। क्या बोलेंगे? ऑक्सैलिक एसिड। जैसे में ऑक्सैलिक एसिड, ठीक, ऑक्सैलिक एसिड। ओके, ये क्या हो जाएगा? फॉर एग्जांपल में ऑक्सैलिक एसिड। क्लियर है? इसमें दो, देखिए, दो समूह पाया जाता है। किसका? कार्बन COOH के दो समूह पाए जाते हैं, इसलिए इसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। क्लियर है? नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा देखते हैं, COOH CH2 COOH, ठीक, इसमें भी डाई दो कार्बोक्सिलिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दो कार्बोक्सिलिक एसिड पाया जाता है। ठीक, नोट कर लीजिए। ऑक्सैलिक अम्ल, और इसका नाम लिख लीजिए मैलोनिक अम्ल, मैलोनिक अम्ल भी लिखते हैं कहीं कहीं, मैलोनिक अम्ल। ठीक, क्या लिखते हैं? मैलोनिक अम्ल, ये। ठीक, तो ये हुआ हमारा क्या? डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ओके, क्या हो गया? डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, तीन कार्बोक्सिलिक समूह रखने वाले यौगिकों को ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीन कार्बोक्सिलिक समूह रखने वाले यौगिकों को ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। तीन COOH, यदि तीन हो तो समझ लीजिए वो ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाएगा। चलिए कैसे कहा जाएगा देखते हैं। CH2COOH, ओके, और COH COOH, CH2COOH। देखिएगा यहां तीन कार्बन OH से जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्या है? तीन, एक COH, एक COH, एक COH। ओके, देखिए यहां ये। ठीक, क्या हो गया? COOH COOH COOH। इसे क्या बोलेंगे हम? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, इसका नाम क्या हो जाएगा? सिट्रिक एसिड। क्या नाम होगा? सिट्रिक अम्ल। क्या नाम होगा? सिट्रिक अम्ल। ओके, तो क्या हो गया? ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, तीन कार्बन, तीन COH समूह जिनमें पाया जाता है उसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। इसे त्रिक्षारकीय अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिक्षारकीय अम्ल भी कहते हैं। ओके, क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। चलिए, हो गया। मतलब क्या हुआ? कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण किया गया तो तीन प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल पाए गए। किसके आधार पर? COH समूह के आधार पर। किसके आधार पर? COOH समूह के आधार पर तीन प्रकार के हो गए।
एक तो हो गया क्या, यदि किसी भी यौगिक में एक COH लगा हो तो उसे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। यदि दो लगा हो COH तो उसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। यदि तीन लगा हो, तीन COH लगा हो, ठीक, समूह लगा हो, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ठीक, तो COH समूह के आधार पर तीन प्रकार से आपको पता चल गया। ठीक, अब आते हैं हम आगे, नेक्स्ट देखिएगा, कार्बनिक समूह की प्रकृति के आधार पर। ठीक, कार्बनिक समूह के प्रकृति के आधार पर कार्बोक्सिलिक समूह से जुड़े कार्बनिक समूह की प्रकृति के आधार पर कार्बोक्सिलिक अम्ल निम्न तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। तीन भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, तो तीन भागों में विभाजित जो किया गया है उसे हम नंबर एक सेकंड देखिएगा, नंबर एक देखिएगा, ये नंबर एक है संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है, संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल, सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है, संतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड, सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, इनमें COH समूह से जुड़ा कार्बनिक समूह संतृप्त होता है, मतलब ये सिंगल बंध से जुड़ा होता है और ये संतृप्त होता है। मतलब संतृप्त का मतलब एकदम ये अस्थायी हो जाता है। ठीक है, देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, CH3COOH, ये क्या हो गया, संतृप्त हो गया। ठीक, या HCOOH, ये भी संतृप्त है, या RCH2COOH, ये भी संतृप्त है। मतलब यदि सिंगल बंध से जुड़ा कोई भी समूह है, कोई भी समूह का मतलब COH समूह यदि लगा हो कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तो समझ जाइए वो संतृप्त होता है। ओके, नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट, चलिए दूसरा देखिएगा, असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होता है, असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल, इनमें COH समूह से जुड़ा कार्बनिक समूह असंतृप्त होता है। मतलब ये अगर थोड़ा सा भी गर्म कर दिया जाए या किसी यौगिक से मिश्रित कर जाए, तुरंत दूसरे यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, उदाहरण फॉर एग्जाम्पल में देखिएगा, पहला दिया गया है एक्राइलिक अम्ल, CH2 डबल बंध CH3COOH। यदि COH समूह कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है, और डबल बंध लगा हो तो समझ लीजिए वो क्या हो जाएगा, असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसे क्या बोलते हैं, एक्राइलिक अम्ल बोलते हैं। एक्राइलिक, कहीं कहीं एक्रोलिक अम्ल भी लिख देते हैं, एक्राइलिक अम्ल। ओके, कहीं कहीं आप इस पर गौर कीजिएगा, एक्राइलिक अम्ल या एक्रोलिक अम्ल कुछ लोग लिख देते हैं। ठीक, और दूसरा देखिएगा, एक एग्जांपल और देख लीजिए आप, CH3CH3CH डबल बंध, ठीक, CH सिंगल बंध COOH। ओके, ये हो जाता है CH3CH डबल बंध CH3OOH। इसका नाम हो जाता है क्रोटोनिक अम्ल। क्या हो जाएगा, क्रोटो ऐसे लिखा जाएगा, क्रोटोनिक अम्ल, क्रोटोनिक अम्ल। ओके, क्या लिखा जाएगा, क्रोटोनिक अम्ल। तो हमारा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड में एक्राइलिक अम्ल हो जाएगा और क्रोटोनिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्राइलिक अम्ल और क्रोटोनिक अम्ल हो जाएगा। ठीक, इसका सूत्र है, नोट कर लीजिए इसको, हो गया। चलिए नेक्स्ट, प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होता है, प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक अम्ल। प्रतिस्थापित का मतलब होता है क्या, किसी एक को हटाकर कोई दूसरा आ जाए, वो प्रतिस्थापित कहा जाता है। ठीक है, तो प्रतिस्थापित में क्या होता है, देखिएगा, इनमें
इनमें कार्बनिक समूह का H परमाणु किसी अन्य क्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। जो इनमें कार्बनिक समूह का H जो होता है परमाणु किसी अन्य क्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल में देखिएगा CH2OH COOH, ओके। तो जो ये CH2 का H था वो H के द्वारा क्या हो गया, प्रतिस्थापित कर दिया गया। ठीक, क्या हो जाएगा, इनमें कार्बनिक समूह का H, ठीक है, कार्बनिक समूह का H जो होता है किसी अन्य क्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। मतलब जो यहां मान लीजिए CH3 था, क्या था, CH2 और H, ओके, COOH था ये। ठीक, अब ये H को हटा के क्या ले आए, यहाँ OH आ गया। क्या आ गया, OH, तो OH यहाँ आ जाएगा और CH2OH COOH हो जाता है। ठीक, तो ये कार्बनिक समूह के H को ये प्रतिस्थापित कर देता है और दूसरा कोई समूह आ जाता है, उसे हम बोलते हैं क्या, प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक अम्ल। ओके, इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक, कहीं कहीं ग्लाइकोनिक अम्ल भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, ग्लाइकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा, ग्लाइकोनिक या ग्लूकोनिक अम्ल नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए वो भी लिख देते हैं, ग्लाइकोलिक अम्ल, ग्लाइकोलिक अम्ल, चाहे आप ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए। ग्लूकोनिक अम्ल कहीं कहीं दिया जाता है, ग्लाइकोलिक अम्ल भी दिया जाता है। ठीक है, तो अधिकता से आप यही लिखिएगा ग्लाइकोलिक अम्ल, इसको ना लिखिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, चलिए, ठीक, ग्लाइकोलिक अम्ल क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए। अब एक और एग्जाम्पल ले लीजिए आप, हो जाएगा CH3 CHOH COOH, ओके, क्या हो जाएगा, CH3 CHOH COOH, इसका नाम हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। ओके, क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। ठीक, क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए, लैक्टिक अम्ल CH3 CHOH और COOH। इसका भी देखिएगा CH2 का जो एक H था, कार्बनिक समूह का एक H था, वो H के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है और इसका नाम हो जाता है लैक्टिक अम्ल। ओके, CH3 CHOH COOH का, हाँ COOH लैक्टिक अम्ल, और ये ग्लाइकोलिक अम्ल या ग्लूकोनिक अम्ल भी कहते हैं इसे। ठीक, चलिएगा आगे नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। चलिए, हो गया। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के नामकरण भी आते हैं। कहाँ आते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के नामकरण। कार्बोक्सिलिक अम्ल के नामकरण की अधिकता से दो पद्धतियां मौजूद हैं। पहला सार्थक निरर्थक। ठीक, क्या होता है, सामान्य या निरर्थक पद्धति, और दूसरा सार्थक पद्धति। ठीक, इसे बोलते हैं सिंपल या ट्राइबल। ठीक, निरर्थक पद्धति, जो सिंपल में कोई भी बोल देते हैं। ठीक, तो देखिएगा इस पद्धति में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम प्रकृति, वनस्पति या जंतु उत्पाद में उनकी प्राप्ति के स्रोत पर आधारित पर रखा गया था। ठीक, अभी हमने क्या बताया, फार्मिक अम्ल क्या होता है, जैसे HCOH को फार्मिक अम्ल कहा जाता है क्योंकि ये सर्वप्रथम लाल चींटियों, कहां पाया गया था, लाल चींटियों में पाया गया था, जिसका अर्थ लाल चींटी होता है। क्या होता है, लाल चींटियों में पाया जाता है। लैटिन में फर्मिका कहा जाता है, जो लैक्टिक अम्ल है उसे लैटिन में फर्मिका का अर्थ होता है लाल चींटी। लैटिन शब्द से लिया गया था जिसका नाम क्या है, देखिएगा, फर्मिका का अर्थ है लाल चींटी। लैटिन में फर्मिका का अर्थ है लाल चींटी। तो ये सर्वप्रथम लाल चींटियों
ठीक, लाल चींटियों को क्या कहा जाता है? फॉर्मिका से प्राप्त किया गया था, इसलिए इसका नाम फॉर्मिक अम्ल पड़ा। ठीक, और फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH। क्लियर हुआ? HCOOH। ओके, एसिटिक अम्ल CH3COOH को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि, ठीक है, CH3COOH एसिटिक अम्ल नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये सिरके के लैटिन नेम एसिटम का अर्थ है सिरका होता है। एसिटम से प्राप्त किया गया है। कहां से प्राप्त किया गया है? एसिटम से, मतलब फॉर्मिक अम्ल फॉर्मिका और एसिटिक अम्ल एसिटम, ठीक, इससे प्राप्त किया गया है। ठीक, और इन दोनों का नाम दे दिया गया एसिटिक अम्ल और इसका HCOOH का फॉर्मिक अम्ल, क्योंकि लाल चींटियों में पाया जाता है। ओके, क्लियर है? चलिए अब देखते हैं निरर्थक अर्थ हो गया। क्या हो गया? निरर्थक। अब देखते हैं सार्थक। क्या देखते हैं? सार्थक। दूसरा है IUPAC पद्धति, जिसे हम सार्थक पद्धति भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इस पद्धति में इनके नाम के संगत क्या लगा देते हैं? हाइड्रोकार्बन पित्र, हाइड्रोकार्बन के नाम में ओइक अम्ल जोड़कर प्राप्त किया जाता है। एल्केन प्लस ओइक अम्ल एल्केनोइक अम्ल, एल्केनोइक अम्ल तथा एल्केन कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। देखिएगा, एल्केन प्लस ओइक ना लिखिएगा, आप ऐसे लिखिएगा एल्केन। देखिएगा ध्यान से, एल्केन में से एक ई को माइनस करके, ठीक है, प्लस ओइक जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ओइक एसिड जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ओइक एसिड जोड़ देते हैं। ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है, ये नहीं डायरेक्टली एल्केन प्लस ओइक नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ एल्केन के ई को माइनस किया जाता है। एल्केन के ई को माइनस करके हम क्या लगा देते हैं? लिख देते हैं एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक लिखते हैं, नोइक एसिड ऐसे लिखेंगे ना, तो ये हो जाएगा। या हिंदी में आप लिख लीजिएगा एल्केन माइनस ई, ठीक, और ओइक अम्ल जोड़ देते हैं, इसलिए एल्केनोइक एसिड हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। IUPAC नेम जब भी हम लिखेंगे तो एल्केनोइक एसिड रखेंगे। ओके, नाम इसका क्या रखेंगे? एल्केनोइक एसिड रखेंगे। ठीक, जैसे दिया गया है फॉर एग्जांपल में HCOOH, देखिएगा इसके COH समूह लगा है तो यहाँ H है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कार्बन गिना नहीं जाएगा, ये कार्बन भी गिनती में रहेगा। ठीक, तो एक कार्बन से मेथ होता है तो क्या हो जाएगा? ये मेथेन माइनस ई प्लस ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा? मेथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? मेथेनोइक एसिड। ओके, क्लियर है? मेथेनोइक एसिड क्या कहा जाएगा? मेथेनोइक एसिड। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्या दिया गया, देखिएगा। कुछ कार्बोक्सिलिक अम्लों के IUPAC नाम व स्रोत आपको दिए गए हैं। देखिए क्या है, देख लीजिए, दिया गया है कुछ अम्लों के सामान्य IUPAC नेम व स्रोत आपको दिया गया है। फार्मिक अम्ल भी बताया गया है HCOOH। क्या है ये? फार्मिक अम्ल होता है जो लाल चींटियों में पाया गया था। इसका नाम क्या होता है? मेथेनोइक एसिड। क्या नाम है इसका? मेथेनोइक एसिड। और दूसरा क्या है? CH3। क्या है? CH3, देखिएगा ये CH3COOH। ओके, CH3COOH जिसे एसिटिक अम्ल कहा जाता है, जो एसिटम सिरका से प्राप्त किया गया है। ठीक, आगे देखिएगा। प्रोपेनोइक अम्ल CH3CH2 और COOH। ओके, क्या हो जाएगा? CH3CH2COOH। प्रोपेनोइक अम्ल, जो प्रोपेन प्रथम पियोन वसा होता है, वो क्या हो गया? प्रोपेनोइक अम्ल कहा जाता है। ब्यूटायरिक अम्ल देख लीजिए, ब्यूटायरिक ब्यूटर बटर में पाया जाता है CH3CH2, ओके, CH2 और COOH। ओके, क्या हो जाएगा? ब्यूटायरिक एसिड हो जाता है, जो बटर में प्राप्त किया जाता है वसा। ठीक, बटर, ब्यूटायरम बटर, ब्यूटायरम का मतलब बटर, बटर में पाया जाता है। ब्यूटायरिक अम्ल कहां पाया जाता है? बटर में पाया जाता है। ठीक, इसे ब्यूटेनोइक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्यूटेनोइक अम्ल कहा जाता है। क्लियर है? और दूसरा है नेक्स्ट वाला CH3C और CH का 2 और होल थ्राइस COOH, मतलब CH2 कितनी बार लिखा है? 3 बार लिखा है। CH3 CH2 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 क्या हो जाएगा? यहां देखिएगा CH3, यहां CH3 कैसे लिखा जाएगा? देख लीजिए
CH3 CH2 CH2 और CH2 और COOH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CH3 CH2 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 COOH, मतलब CH2 का 3 बार लिखा गया, तो इसलिए यहाँ क्या कर दिया गया? CH2 का होल थ्राइस। ओके, तो इसका नाम क्या होगा? वेलेरिक अम्ल। वेलेरियम पौधों की जड़ों में प्राप्त किया जाता है, पौधों की जड़ों से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? पेंटेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? पेंटेनोइक एसिड। ध्यान दीजिएगा, पहला हो जाएगा HCOH फार्मिक एसिड, लाल चींटियों से प्राप्त किया जाता है, इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। दूसरा CH3 CH2 COOH, CH3 COOH एस्टिक अम्ल, एस्टम से प्राप्त किया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? सिरका। क्या है? सिरका से प्राप्त किया गया। लैटिन नाम क्या था इसका? एसिटम। इसे एथेनोइक एसिड कहा जाता है। ठीक, IUPAC नेम क्या हो जाएगा? IUPAC नेम क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। और तीसरा हमारा क्या है? CH3 CH2 COOH प्रोपियोनिक अम्ल, जिसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल, जो कहां से? वसा से प्राप्त किया जाता है। ठीक, और चौथा क्या है? CH3 CH2 CH2 COOH ब्यूटायरिक अम्ल या ब्यूटायरम, बटर। बटर का जो लैटिन नाम है ब्यूटायरम है। ठीक, वहां से प्राप्त किया गया, इसका IUPAC नाम होगा ब्यूटेनोइक अम्ल। मतलब ये पौधों के और जंतुओं को मिला के इसका नाम रखा गया था। ये सिंपल नेम हो गया और इसे IUPAC नाम दिया गया। ठीक, नेक्स्ट क्या है? CH3 CH2 का होल थ्राइस COOH वेलेरिक अम्ल। वेलेरियम पौधों की जड़, पौधों की जड़ का जो रसायन, पौधों की जड़ का जो लैटिन नेम है उसे वेलेरियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेलेरियन। ठीक, इसका नाम हो जाएगा पेंटेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? पेंटेनोइक अम्ल। मतलब 5 कार्बन, कार्बन की संख्या के आधार पर इसको बढ़ाते चले जाते हैं। मेथ एथ प्रो ब्यूट हेक्स हेप्ट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट। ओके, इस अनुसार से इसको लिखते चले जाते हैं। नोट कर लीजिए इसको, आशा करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधियां। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के निर्माण की विधियां। ओके, तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधियां में दिया गया है सैलिसिलिक अम्ल। रुकिए एक सेकंड। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधियां 2 प्रकार से होती हैं। कितनी होती हैं? एक होता है एलिफैटिक। क्या होता है? एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, पहला क्या होता है? एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा होता है हमारा, पहला क्या हो गया? एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो जाएगा? मोनो लिख दे रहे हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो जाएगा? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, क्या हो जाएगा? एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरा हमारा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, दूसरा हो जाएगा एरोमैटिक। क्या हो जाएगा? एरोमैटिक। ओके, एरोमैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो जाएगा? एरोमैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, ये ठीक। तो हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के निर्माण की विधियां में 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, जो विदाउट रिंग का होता है, ओपन चेन होता है, और दूसरा होता है एरोमैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, जो क्या होता है? क्लोज्ड चेन होता है, पैक्ड होता है। ठीक, तो ये जो सैलिसिलिक अम्ल है ये एरोमैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक, तो इसलिए पहले हम क्या पढ़ेंगे? एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया छपने में, जो महोदय प्रिंट किए हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य हैं, मानवीय भूल तो होती रहती है, इसलिए उसको ध्यान मत दीजिएगा। एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो हम क्या पढ़ेंगे पहले? ध्यान दीजिएगा, पहले हम पढ़ेंगे एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। पहले हम इसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के निर्माण की विधियां। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड के निर्माण की विधियां, निर्माण की विधियां यहां लिख दे रहे हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा,
एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के निर्माण की विधियां। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को निर्माण करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम, ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड को पहले लिख दे रहे हैं हेडिंग, तब लिख दे रहे हैं नंबर 1 में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, ओके, अभिकर्मक द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, ओके। ये पहला हमारा क्या हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, ठीक। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को जानते हैं हम जब RMgX, इसे हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक। जब एल्किल को Mg के धातु की उपस्थिति में हैलाइड से क्रिया कराते हैं तो हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। तो जब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को क्या करेंगे, CO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ, CO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, ओके, RMgX, ओके। तो हमारा क्या बन जाएगा, जब इसको रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RCOOMgX, ठीक। जब इसमें से एक मॉलिक्यूल H2O के निकाल देते हैं, ठीक, और H+ आयन को ऐड करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, RCOOH प्लस MgOH, क्या हो जाएगा, MgOHX, ठीक। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड, क्या हो जाएगा ये, MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड बोलेंगे, ठीक। और ये क्या हो जाएगा हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या इसका नाम हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड अम्ल बोलेंगे इसे, ठीक हो गया। और इसका नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड, ओके, क्लियर है। जब हम CO2 को RMgX के साथ या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं या मिलाते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, अस्थायी कंपाउंड प्राप्त होता है RCOOMgX, जिसमें से पानी बाहर निकल जाता है, H+ आयन ऐड करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, RCOOH प्लस MgOH का MgOHX बन जाता है, ठीक। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड, ठीक, क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको, हो गया। चलिए नेक्स्ट डाल रहे हैं इसको, दूसरा देखिएगा। अब ये देखो पूरा मिट गया, चलिए पूरा मिट गया, दोबारा लिख दे रहे हैं, ओके। दूसरा रिएक्शन हमारा हो जाएगा, किसमें दूसरा रहेगा, पहले वाले में। पहला क्या था, एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधियां, ओके। तो दूसरा हमारा हो जाएगा द्वितीयक एल्कोहल से, क्या हो जाएगा, हेडिंग हमारा रहेगा द्वितीयक एल्कोहल से, ओके, द्वितीयक एल्कोहल से। अब द्वितीयक एल्कोहल से कैसे होगा, ठीक। द्वितीयक एल्कोहल हमारा हो जाएगा CH3CHOH, ओके। ये हमारा हो गया द्वितीयक एल्कोहल, क्या हो गया ये, द्वितीयक एल्कोहल बोलते हैं इसे, ठीक। और जब हम इसको द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं, क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, ठीक, Cr2CO7 और H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 ठीक, की उपस्थिति में जब हम H2SO4, ठीक है, H2SO4 की उपस्थिति में जब गर्म कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमारा, CH3,
ठीक, क्या हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा हमारा CO। ओके, और H2O बाहर निकल जाता है। पुनः ये अस्थायी यौगिक होता है और पुनः जब हम इसे गर्म करते हैं या इसका ऑक्सीकरण कराते हैं, ओके, पुनः जब ऑक्सीकरण कराएंगे इसका, ठीक, तो क्या बन जाएगा हमारा CH3COOH। ओके, ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे क्या बोलेंगे? एसिटिक अम्ल। क्या बोलेंगे? एसिटिक अम्ल। ओके, क्या बोलेंगे? एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक, क्या होगा? एथेनोइक अम्ल। ओके, ये ठीक, नोट कर लीजिए इसको। ये यहाँ 3 कार्बन रहेगा, यहाँ लिख लीजिए 3 कार्बन, ये यहाँ 3 कार्बन, ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 कार्बन। क्या हो जाएगा? 2 कार्बन। ओके, ये हो जाएगा 2 कार्बन। नोट कर लीजिए इसको। तो हमारा पहला हमने पढ़ा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में एलिफैटिक को हमने पढ़ा। क्या पढ़ा? एलिफैटिक को जब हमने पढ़ा, ठीक, एलिफैटिक में हमने 2 पढ़ा। एक ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के लिए, दूसरा हमने पढ़ा द्वितीयक अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के लिए। ठीक, हमने दोनों को पढ़ लिया। ठीक, यहाँ 3 कार्बन 1 2 3, ये द्वितीयक अल्कोहल है। ठीक, क्या है? ये द्वितीयक अल्कोहल है जिसका नाम हो जाएगा क्या? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसका नाम लिख लीजिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल। क्या लिख दें इसका नाम? यहाँ आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ओके, ये हो जाएगा। नोट हो गया? चलिए, हो गया, मिटा रहे हैं इसको। ओके, अब हम चलते हैं दूसरे पर। दूसरा जो हमारा था एरोमेटिक, क्या था? एरोमेटिक, क्या था? एरोमेटिक का मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण की विधियां। ओके, क्या हो जाएगा? एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधियां। ठीक, तो जिसमें से हमारा पहला आएगा सैलिसिलिक अम्ल से। पहला क्या आएगा? सैलिसिलिक अम्ल से। ठीक, तो सैलिसिलिक अम्ल, जिंक चूर्ण की उपस्थिति में सैलिसिलिक अम्ल का आसवन करके हम बेंजोइक अम्ल प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? जिंक चूर्ण की उपस्थिति में हम क्या करते हैं? सैलिसिलिक अम्ल को। तो ये रहा हमारा सैलिसिलिक अम्ल, देखिएगा, ये रहा हमारा सैलिसिलिक अम्ल OH और यहां हो जाएगा COOH। ओके, ठीक है। ये रहा हमारा सैलिसिलिक अम्ल 1 2 2 हाइड्रोक्सी, नहीं 1 2 3 2 पर रहेगा ये। ठीक है, किस पर रहेगा? COH 2 पर रहेगा। ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, इसे क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल। ठीक, या क्या लिखते हैं इसे? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। क्या बोलेंगे? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। ओके, जब हम जिंक चूर्ण की उपस्थिति में इसे गर्म करते हैं। ओके, किस चूर्ण की उपस्थिति में? जिंक चूर्ण की उपस्थिति में गर्म करते हैं। ठीक, तो हमारा क्या प्राप्त होता है? जिंक चूर्ण की उपस्थिति में सैलिसिलिक अम्ल का आसवन करने पर बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। देखिएगा, ये हमारा बेंजोइक अम्ल बन जाता है। ठीक, क्या बन जाता है? बेंजोइक अम्ल बन जाता है। ठीक, क्या बन जाएगा? COOH। ओके, इसे बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। क्या बोलेंगे? बेंजोइक अम्ल। ओके, क्या बोलेंगे? बेंजोइक अम्ल। हो गया? क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। ठीक, एरोमेटिक क्लियर है? चलिए,
क्या होता है, सैलिसिलिक अम्ल में कुछ करना नहीं है आपको, सैलिसिलिक अम्ल से आपको इसको क्या कर देना है, जिंक चूर्ण की उपस्थिति में रिएक्शन करवा देना है, ठीक। और यहाँ हमारा निकाल दीजिए, निकालना हो नहीं रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ZNO हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं निकाल पाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। मेन प्रोडक्ट जो हमारा था, जो हमारा मेन ध्येय था, मेन प्रोडक्ट था बेंजोइक अम्ल, वो हमारा बनके क्लियर है। ओके, नोट कर लीजिए इसको, हो गया। चलिए यहाँ इस पे गर्म करने पर लिख दीजिए, यहाँ गर्म करने पर विऑक्सीजनीकरण, यहाँ लिख दीजिए बस, ठीक है, हो गया क्लियर। चलिए नोट हो गया, नोट कर लीजिए, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया द्वारा। दूसरा क्या है, बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया द्वारा। जब हम बेंजीन को AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की अपक्रिया CO2 व HCl के मिश्रण के साथ कराते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, बेंजेनोइक अम्ल। क्या प्राप्त होता है, बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक। चलिए आइए रिएक्शन करते हैं हम, क्या रिएक्शन करते हैं, ये देखिएगा, ये हमारा रहा बेंजीन का रिएक्शन हम किससे कराते हैं, CO2 प्लस HCl से, किसकी उपस्थिति में, AlCl3, ठीक। इतना क्लियर है, किसकी उपस्थिति में, AlCl3, ठीक। जब हम बेंजीन का रिएक्शन, किसका रिएक्शन, बेंजीन का रिएक्शन, ठीक है, यहां देखिएगा CO2 प्लस HCl से कराते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, निर्जल AlCl3, यहां लिख दीजिए निर्जल AlCl3, ओके। तो हमारा क्या बनता है, बेंजोइक अम्ल बनता है, ये COOH, इसे बोलते हैं क्या, बेंजोइक अम्ल। क्या बोलेंगे इसे, बेंजोइक अम्ल, ठीक। ये हमारा क्या बन गया, बेंजोइक अम्ल, ठीक। नोट कर लीजिए इसको, नोट हो गया, क्या बन गया हमारा, बेंजोइक अम्ल। या प्लस निकाल दीजिए, इसमें ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। या आप निकाल सकते हैं, प्लस HCl को बाहर निकाल सकते हैं, ओके। हो गया, चलिए लिख दे रहे हैं, चलो लिख देते हैं, HCl को बाहर निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उससे, HCl तो ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा हमारा, ओके। तो बेंजीन को या इस रिएक्शन को ऐसे भी कभी कभार लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देंगे C6H6 प्लस CO2 प्लस HCl निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं तो C6 क्या बनेगा, C6H5, क्या बनेगा, C6H5 COOH प्लस HCl, ऐसे भी लिख देते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल। क्या हो जाएगा ये, बेंजोइक अम्ल। क्या हो जाएगा इसका नाम, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, ठीक। क्या हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल, ठीक। बेंजोइक एसिड या अम्ल एक ही बात है, ओके। एसिड मीन्स अम्ल, ठीक। और HCl हमारा बाहर निकल जाता है, क्रिया करा के बाहर निकल जाता है, ओके। क्लियर हो गया, चलिए नोट हो गया, नोट कर लीजिए इसको, चाहे आप ऐसे लिखिए C6H6, इसको भी लिख दे रहे हैं बेंजीन, ठीक। यहां भी ये भी बेंजीन है, चाहे आप इस रिएक्शन को ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों एक ही बात है। नोट कर लीजिए इसको, चलिए हो गया। इसे हम बोलते हैं बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। क्या बोलेंगे, बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, ओके। तो दो रिएक्शन हमने मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ा, और दो रिएक्शन हमने क्या पढ़ा, एरोमेटिक
मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में बनाने के लिए हमने पढ़ लिया। ठीक, तो इन दोनों रिएक्शन को आप इतना पढ़ लीजिए कि ये आप क्वेश्चन को देखते ही तुरंत टिक लगा दीजिए या बना दीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद खास है। जो स्टूडेंट्स 2023 बोर्ड पेपर में बैठ रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट नोट हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुणधर्म। क्या देखेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुणधर्म देखिएगा। भौतिक गुणधर्म में ओके, भौतिक गुणधर्म, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सामान्य भौतिक गुणधर्म निम्नलिखित हैं। क्या है भौतिक गुणधर्म में? एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी के प्रथम 9 सदस्य C1 से लेकर C9 तक रंगहीन दरों हैं। क्या है? सबसे मेन काम क्या है इसका? C1 से लेकर और C9 तक, मतलब C1 का मतलब कार्बन की जो संख्या होती है 1 से लेकर कार्बन की संख्या 9 तक के रंगहीन द्रव होते हैं, जबकि इससे उच्चतर सदस्य मोम के सदृश रंगीन ठोस होते हैं। क्या होते हैं? इसके उच्चतर सदस्य मोम की सदृश रंगीन ठोस होते हैं। इसके प्रथम 3 सदस्य तीक्ष्ण गंध युक्त होते हैं। C4 से C9 तक के सदस्य सड़े मक्खन जैसी गंध रखते हैं, जबकि इससे उच्च सदस्य गंधहीन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें मेन क्या है? C1 से लेकर C9 तक क्या है? रंगहीन द्रव होते हैं, और इससे ऊपर जैसे जाएंगे मोम के सदृश रंगहीन ठोस होते हैं। लेकिन जो प्रथम 3 सदस्य हैं C1 से C3 तक वो तीक्ष्ण गंध वाले होते हैं, और C4 से C9 तक सड़े मक्खन की जैसी गंध रखते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको। ओके, हो गया। प्रकृति इसकी देखिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। ये एल्कोहल के समान H आबंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्या बनाते हैं? H आबंध या हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हाइड्रोजन आबंध। इसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बंध। ठीक, हाइड्रोजन आबंध या हाइड्रोजन बंध रखते हैं। ठीक, क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा। चलिए दूसरा क्या है? प्रकृति इसका क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। ये अल्कोहल के समान H बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। H बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं मतलब RCOOH। ओके, और अल्कोहल क्या हो जाएगा? ROH। ओके, क्या हो जाएगा? ROH। तो ये क्या हो जाएगा? पार्शली प्लस होता है, सॉरी पार्शली माइनस होता है ये। ठीक, और ये पार्शली प्लस होता है। ठीक, क्या होता है? पार्शली प्लस होता है, और इसी कारण से हाइड्रोजन बंध बनता है। ये भी क्या है? पार्शली माइनस है, ये भी पार्शली माइनस है, ये पार्शली प्लस है, और ये पार्शली प्लस है। ओके, इसलिए ये भी क्या करता है? हाइड्रोजन बंध बना सकता है। किसकी भांति? एल्कोहलों की भांति बनाता है। क्लियर है? चलिए आगे नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वथनांक इसका देखिए। कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक तुलनात्मक अणुभार वाले एल्कोहलों के क्वथनांकों की अपेक्षा उच्च होते हैं। इसका कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन आबंध का निर्मित होना। इनमें H बंधता एल्कोहलों की अपेक्षा प्रबल होती है। क्या होती है? अभी हमने पढ़ा हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। ठीक, लेकिन क्वथनांक इनका क्या होता है? हाई होता है, उच्च होता है। क्या होता है? क्वथनांक इसका हाई होता है। ओके, हाई क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ओके, क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक, देखिएगा हाइड्रोजन बंध कैसे बनता है। RCOOH। ओके, ध्यान दीजिएगा, HO ये डबल बंध रहेगा HO R। ये ठीक, देख लीजिए
RCOH RCOH। ठीक, ये दो अणु हैं किसके, एस्टिक अम्ल के दो अणु हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो अणु है, एक ये वाला हो जाएगा और एक दूसरा ये हो जाएगा। ठीक, ये देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, सिंगल बंध रहेगा, क्या रहेगा, सिंगल बंध रहेगा ये। ठीक, क्योंकि जो सूत्र होता है RCOOH, यही तो होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा RCOH। ओके, ये हो गया, ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन आबंध है, क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बंध को दर्शाते हैं, इस कारण इनका क्वथनांक क्या होता है, हाई होता है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए, हो गया, नोट हो गया। ये पानी के साथ कैसे बनाएंगे, RCOOH। ठीक, पानी के साथ जुड़ेंगे HOH। ठीक, पानी के साथ जुड़ेंगे HOH, HOH। ठीक, देखिएगा ये तो हाइड्रोजन बंद हो गया, दो एस्टिक अम्ल के साथ, किसके साथ, दो एस्टिक अम्ल के साथ हो गया। अब दूसरा हम पानी के साथ देख लेते हैं, पानी के साथ हाइड्रोजन आबंध, पानी के साथ कैसे बनेगा, पानी के साथ देखते हैं, ये क्या है हमारा RCO। ठीक, और ये OH, क्या है ये OH। तो ये जब जुड़ेगा तो ऑक्सीजन के साथ, और ये H और ये H, ये पानी का अणु हो गया। और ये देखिएगा HOH, या यहाँ H लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये पानी के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाता है, किसके साथ, पानी के साथ हाइड्रोजन आबंध, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक, ये रहा हाइड्रोजन आबंध। देख लीजिए पानी के साथ हाइड्रोजन बंध कैसे बनाता है और खुद कैसे बनता है। तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, उच्च होता है। क्या होता है, उच्च होता है। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट, मोनोकार्बोनिक अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। चलिए रासायनिक गुण को पढ़ते हैं। क्या है रासायनिक गुण, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अल्कोहल से क्रिया करता, किससे, अल्कोहल से, तो क्या हो जाएगा ये RCOOH प्लस HROH। ओके, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। तो क्या बनता है ये, H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन करेगा तो एस्टर बनता है, तो RCOOR प्लस H2 वो बाहर निकल जाएगा। ओके, क्या निकल जाएगा, H2 बाहर निकल जाता है। तो यहां लिख दीजिए CH3COOH प्लस CH3OH H2SO4, किसकी उपस्थिति में, H2SO4। तो क्या हो जाएगा CH3
C11COOCH3 और प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। इसी को बोलते हैं एस्टर। क्या बोलेंगे? एस्टर। ओके, नोट कर लीजिए इसको, क्या बोलेंगे? एस्टर। इसी अपक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टरीकरण कहते हैं। ओके, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुण में पहला क्या है? एस्टरीकरण है। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक, एल्कोहल से क्रिया कराते हैं। किससे क्रिया कराते हैं? एल्कोहल से क्रिया कराते हैं, तो हमारा क्या बनता है? एस्टर बनता है। नोट कर लीजिए इसको। हो गया? नोट हो गया। चलिए, ये एक उत्क्रमणीय अपक्रिया है, नोट कर लीजिएगा, यह एक उत्क्रमणीय अपक्रिया है। ओके, मिटा रहे हैं। नेक्स्ट, सिम्ट अपक्रिया। क्या है नेक्स्ट? सिम्ट अपक्रिया। देखिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के से क्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाते हैं, इसे बोलते हैं सिम्ट अपक्रिया। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को लेते हैं RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, और हाइड्रोजोइक अम्ल N3H, क्या हो जाएगा? N3H, किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, ठीक, क्रिया कराया जाता है, तो क्या बनता है? हमारा प्राथमिक एमीन बनता है RNH2 प्लस क्या निकल जाएगा? CO2, ठीक, क्या निकल जाएगा? CO2, ठीक, RNH2 निकल जाएगा और CO2 निकल जाएगा। ठीक, क्लियर है? R के स्थान पर कुछ रख दीजिए, CH3, मान लीजिए CH3COOH प्लस N3H, इसे हाइड्रोजोइक अम्ल बोलते हैं। H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। ओके, किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो हमारा क्या बनता है? प्राथमिक एमीन CH3NH2, ओके, प्लस CO2 बाहर निकल जाएगा, और CO2 बाहर निकल जाएगा, तो ये संतुलित है नहीं अभी, CH3 CO2 तो निकल गया, H, ये देखिएगा प्लस N2 यहां भी लगा लीजिए, प्लस N2 बाहर निकल जाता है। तो ये रहा हमारा सिम्ट अपक्रिया। जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, किसके साथ? हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, किसके साथ? हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, तो हमारा प्राथमिक एमीन बनता है। क्या बनता है? प्राथमिक एमीन बनता है। एक अंश एमीन बोलते हैं इसे, वन अंश या प्राथमिक एमीन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्राथमिक एमीन बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, N2 रह जाता है। ओके, N2 गैस बनके उड़ जाएगा। ओके, CO2 भी गैस, ये भी गैस। ओके, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा हुंस-डीकर अपक्रिया। क्या है? हुंस-डीकर अपक्रिया। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन में क्लोरीन या ब्रोमीन से क्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड बनता है। यह अपक्रिया हुंस-डीकर अपक्रिया कहलाती है। इसकी खोज हुंस-डीकर महोदय ने किया था, इसलिए इसका नाम हुंस-डीकर अपक्रिया पड़ा। देखते हैं, RCOOH, ठीक, RCOH Ag2O, ओके, क्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है हमारा? RCOOAg, ठीक, माइनस प्लस, और किससे कराते हैं? Br2 CCl4 विलयन होता है, ठीक, क्या? CCl4 विलयन की उपस्थिति में सब क्रिया कराया जाता है। किसकी क्रिया? RCOA माइनस Ag प्लस Br2, चाहे आप प्लस Br2 लिख दें यहाँ या Br2 यहाँ लिख दें, कोई दिक्कत उससे नहीं है। तो क्या बन जाएगा हमारा? बन जाता है RBr, ओके, क्या बन जाएगा? RBr प्लस CO2 प्लस AgBr, ओके, ये बन जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या? एल्किल हैलाइड। क्या बोलेंगे इसे? इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्किल हैलाइड। क्या हो जाएगा? हैलाइड, ओके, एल्किल हैलाइड। नोट कर लीजिए इसको। चलिए, हो गया। अब हम चाहें तो यहां कोई नाम भी लिख सकते हैं। R के स्थान पर CH3 रख दे रहे हैं, CH3COOH Ag2O,
ठीक, हमारा क्या हो जाएगा CH3COO माइनस Ag+, ठीक। ये सिल्वर लवण है, क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। क्या है ये, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण बोलते हैं इसे, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। और किसकी उपस्थिति में, Br2 ऐसे लिख देते हैं, किसमें, CCl4 में, CCl4 विलयन में, या आप Br2 को ऊपर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बन जाता है, RBr प्लस CO2 प्लस AgVr। ओके, क्लियर हो गया। इसे बोलते हैं, R के स्थान पर हमने CH3 रखा था, तो इसे बोलेंगे मेथिल ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे, मेथिल ब्रोमाइड। ओके, क्या बोलेंगे इसे, मेथिल ब्रोमाइड। ठीक, क्या बनेगा ये, मेथिल ब्रोमाइड। ठीक, तो ये हमारा सिल्वर लवण हो गया। सिल्वर लवण का ब्रोमीन के साथ CCl4 विलयन में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, CH3Br। ओके, मेथिल ब्रोमाइड बन जाता है। इसकी खोज हुन्सडीकर महोदय ने किया था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, हुन्सडीकर अपक्रिया। ओके, क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, नोट हो गया। ओके, तो आज का सेशन यही खत्म होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इस अपक्रिया को अच्छे से नोट करके एक बार ये नोट कर लेंगे और इसे मिस नहीं करेंगे, कई बार इस अपक्रिया को करेंगे, क्योंकि ये अपक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण अपक्रियाएं हैं हम दोबारा एक बार आपको रिवीजन करा देंगे, लेकिन आप लोग इस अपक्रिया को रिवीजन करते ही रहेंगे। ओके, ठीक है, तो आज का सेशन यही खत्म होता है। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, जो नए चैनल पर नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, और लगातार आपकी पढ़ाई कंटिन्यूअस बनाए रखिएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको कहीं समस्या ना हो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, दैट्स ऑल।